अगर केस आप लड़ रहे हैं मतलब बिहार शरीफ का। जी, तो पूरा भरोसा रखें, मैं बजरंग दल की, मैं आरएसएस की, मैं विश्व हिंदू परिषद की, मैं बीजेपी की, मैं अमित शाह साहब की इस साजिश को, नीतीश कुमार जी की को कमज़ोर करने के लिए जो साजिश की थी उसको बेनकाब करूंगा। हमारे देश में इतने नेता हैं कि हम, और ये सभी, इन सभी की पर्सनालिटी, इन सभी का ज्ञान, इन सभी की जो ताकत है, अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मोदी जी से कहीं ज़्यादा ऊपर। तो पूरा आरएसएस बीजेपी का इकोसिस्टम है, वो मोदी जी को पीड़ित बता के उनको डिफेंड करने के लिए ये केस डलवाता है, पब्लिसिटी कराता है, राहुल गांधी जी का घर खाली कराता है। तो इतने बड़े पीड़ित हैं क्या वो? फिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। अगर मोदी जी पीड़ित हैं तो वो 56 इंच वाले नहीं हैं। 56 इंच वाला तो पीड़ित नहीं हो सकता, वो तो पीड़ितों की रक्षा करने वाला होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कानून के बड़े जानकार महमूद प्राचा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे राहुल गांधी पर सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी, जो पुर्णेश मोदी है, जो गुजरात में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात में सूरत से विधायक है, उन्होंने क्यों ये केस फाइल किया मेरे खिलाफ मानहानि का? क्योंकि इसमें जो पीड़ित है वो नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। इसमें पुर्णेश मोदी ने क्यों किया, सबसे बड़ी दलील उन्होंने राहुल गांधी ने कोर्ट में ये दी थी, उसके लेके सुनवाई चल रही है। तो हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं, ये क्या सोचते हैं? तो सर, राहुल गांधी पे फैसला आने वाला है कुछ ही देर में, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, जिस पक्ष में फैसला आएगा या इसमें मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इस केस में कोई दम नहीं है और जज के खिलाफ ही क्रिमिनल एक्शन लेने का पूरा मेरे ख्याल से तो केस बनता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जिस तेज़ी से ये फैसला किया था ट्रायल कोर्ट ने, उसी तेज़ी से अपील के जो जज हैं उनको भी इस पर फैसला करना चाहिए, तभी शायद न्याय कुछ बैलेंस होगा। दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि मोदी जी इसमें पीड़ित थे। मोदी जी पीड़ित हैं 56। गांधी ने बोला, मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कोई पीड़ित है या नहीं है। मोदी जी पीड़ित हैं तो वो 56 इंच वाले नहीं हैं। 56 इंच वाला तो पीड़ित नहीं हो सकता, वो तो पीड़ितों की रक्षा करने वाला होता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी जो फौज है, जो उनका इकोसिस्टम है, पूरा आरएसएस बीजेपी का इकोसिस्टम है, वो मोदी जी को पीड़ित बता के उनको डिफेंड करने के लिए ये केस डलवाता है, पब्लिसिटी कराता है, राहुल गांधी जी का घर खाली कराता है, तो इतने बड़े पीड़ित हैं क्या वो? फिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। अगर इतने बड़े पीड़ित हैं, वो पीड़ित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। उनको तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई पीड़ा है भी तो वो उस पर इतने हज़ारों लाखों करोड़ खर्च ना कराएं, लोगों की मदद करें जो पीड़ित हैं। वरना क्या ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति को, अमित शाह जी को मौका दें? वो तो कहते नहीं मैं पीड़ित हूँ, वो तो कहते हैं मैं उल्टा लटका दूंगा, वो तो कहते हैं हमने गुजरात का मॉडल बना दिया, अब किसी की हिम्मत नहीं है, वो तो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। अगर मोदी जी पीड़ित बन गए हैं तो अमित शाह जी उनकी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। तो सर, क्या लग रहा है जो सुनवाई चल रही है, अगर राहुल गांधी के पक्ष में ये फैसला नहीं आया तो आगे राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? अगर इसमें फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी, 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए राहुल गांधी, जो उनके कांग्रेस पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो क्या कर सकती है कांग्रेस? मेरा देखिए अपना विचार होता है, अपना मान्यता होती है सबकी। मेरा मानना ऐसा है, राहुल गांधी जी जाके अपना केस खुद बहस कर लेंगे तो ये केस चुटकी बजाते हल हो जाएगा, ख़त्म। अभी तक क्यों नहीं हुआ चुटकी बजा के, जैसे आप कह रहे हैं? मेरा जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, राहुल गांधी जी ने अपना केस बहस नहीं किया। अगर वो दलीलें तो उन्होंने खूब दी सूरत कोर्ट में। नहीं, उन्होंने नहीं दी ना, उनके वकीलों ने दिया। मैं बार इस बात को कह रहा हूँ, इस केस में कोई दम नहीं है। मैंने अरुण जेटली जी का एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे एक ही दिन के क्रॉस एग्जामिनेशन में इतना बड़ा मैटर ख़त्म हो गया था। मैं बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इस केस में दम ही नहीं होता। डिफेमेशन के केस में वैसे ही जब दम नहीं होता है, और ये राहुल गांधी जी वाले केस में तो बिल्कुल ही दम नहीं है, बिल्कुल ही फर्जी केस है। तो इसीलिए खुद जाके बहस कर लेंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा केस। लेकिन अब कोई और वकील करेगा तो वो वकील जाने और उसकी बहस जाने, उसकी स्ट्रैटेजी जाने।
लेकिन अगर यहाँ से भी सफलता नहीं मिली तो हाई कोर्ट जाना चाहिए तुरंत। लेकिन सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जब ये फैसला आया था स्टार्टिंग में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, सदस्यता को रद्द कर दिया गया, इसके बाद कांग्रेस लगा कि कांग्रेस एक्टिव हो गई है, हर जगह प्रदर्शन कर रही थी, जंतर मंतर हो गया, लाल किला हो गया, दिल्ली के कई कोनों में प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अब फिर कांग्रेस एक्टिव नज़र नहीं आ रही, शांत हो गया मामला, ऐसा लग रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना आपको, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जो आरएसएस ने अपने सलाहकार घुसा रखे हैं, उनको मजबूत करने के लिए भी वो पूरा दिमाग लगा के पूरा प्लान बना के काम करते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार लीडर को करके दिखाते हैं कि लीडर को यकीन आ जाए कि हाँ ये व्यक्ति तो चमत्कारिक है, ये प्रेस में हमारी कवरेज करा देता है, ये प्रेस में स्टोरी लीक कराने के लिए बड़ा एक्सपर्ट है, ये किसी सरकारी अधिकारी से अपनी जान पहचान या रिश्तेदारी दिखा के काम कराने में बड़ा सक्षम है, एक दो छोटे मोटे काम करवा भी देते हैं। लेकिन ऐसे सभी लोग आरएसएस के टच में होते हैं। अमित शाह जी की ये लार्ज स्ट्रेटजी है कि ऐसे छोटे मोटे काम का चमत्कार लीडर को दिखा पाएँ। ये जो उनके जो एजेंट्स हैं उनको इतनी शक्ति आरएसएस के लोग देते हैं, जो अमित शाह जी हैं वो उनकी स्ट्रेटजी के तहत उनको थोड़ी थोड़ी ऐसे काम करके चमत्कारिक लीडर को दिखाने के लिए आरएसएस ही करवाती है। जब वो लीडर का विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे वर्कर्स को नीचे करके ऊपर चले जाते हैं, तब हल्के से ऐसी कोई सलाह दी जाती है जिससे, जैसे यही है ना, इतना बड़ा इशू है इस वक्त, अडानी जी के इशू पे प्रोटेस्ट बंद हो गए, राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा मार्च किया, उसका क्या फॉलोअप है? अडानी ने इस पर जवाब भी दिया 20,000 करोड़ कैसे हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, अडानी जी ने जवाब दिया, लेकिन क्या प्रदर्शन हो रहे हैं अडानी जी के हर एक ऑफिस के बाहर? कहीं भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यही जो सलाहकार हैं, जो ये अमित शाह जी के या आरएसएस के भेजे हुए एजेंट हैं, ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के खुद के अपने घर को खाली करा लिया, नोटिस दे दिया, एक उसके लिए कोई रोष नहीं। जो पूरे देश में चाइना ने 2000 किलोमीटर जगह छीन ली हमारी, उसके लिए कोई रोष प्रदर्शन नहीं। अब जो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का अपना सांसद हैं तापिर गाव साहब, उनके बयान के बावजूद कांग्रेस पार्टी अरुणाचल को बचाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं अब रही। वहाँ पे जाके अमित शाह जी सिर्फ एक जुमलेबाजी करके वापस आ गए कि अरुणाचल जो है हमारे देश का पहला गांव है। पहला गांव तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना बार बार घुसता है। उन्होंने कहा कि कोई हमारे राज्य में एक भी ज़मीन नहीं घेरी किसी भी देश ने, वो अभी बयान है अरुणाचल प्रदेश में। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर वो जब पकड़े जाएंगे, चोरी पकड़ी जाएगी, तो कहेंगे वो तो जुमला था। इसीलिए तो राम जेठमलानी साहब ने मोदी जी को और अमित शाह जी को चीटर के अल्फाजों से नवाजा है। चीटर कहा है ना इन दोनों को। तो ये असली बात यह है कि ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। ये इतने बड़े संवैधानिक पद पे होके भी इतना बड़ा झूठ पब्लिक स्टेज से बोल सकते हैं, यही इनके चीटर और ठग होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, कांग्रेस भी, जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि कांग्रेस अभी एक्टिव भी नहीं है, उस तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लोग भी नहीं अपने दिख रहे, पहले दिख रहे थे जब राहुल गांधी पे ये फैसला आया तक। तो क्या लग रहा है, पहले के टाइम पे ये होता था, कांग्रेस का जो था, जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उस टाइम पे उनके नाम पे कांग्रेस को खूब वोट मिलता था। आज के समय में कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि हम इसके नाम पे वोट करें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं भाजपा को क्यों फ़ायदा मिलता है हर राज्य में नरेंद्र मोदी के नाम से, उनके चेहरे के नाम से। क्या आप भी इस बात से करते हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये एक ऑरा बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी के पन्ना लेवल तक, यानी कि पन्ना समझते हैं आप, बूथ में जो वोटर्स होते हैं जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो होती है, उसका एक पेज का इंचार्ज एक कार्यकर्ता होता है। ये संगठन है उनका, आरएसएस का और बीजेपी का, जो मोदी जी जैसे, अब क्या बोलूँ उन्हें, जिनकी डिग्रियां भी सवालों के दायरे में हैं, जो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, उनके खुद के होम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ उन्होंने जुमला बोला था, उनको भी प्रोजेक्ट करने में कामयाब हैं। ये उनके संगठन और कार्डर्स की ताकत है। राहुल गांधी जी में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि देश के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ऑपोजिशन की,
चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, तेजस्वी यादव साहब हों, या टीआरएस के नेता हों, चंद्रशेखर राव साहब हों, चाहे जगन मोहन रेड्डी हों, स्टालिन साहब हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मायावती जी इतनी बड़ी नेता हैं, अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं। ये इस प्रकार के जो उड़ीसा में पटनायक साहब इतने बड़े नेता हैं, शरद पवार जी को देखिए, हमारे देश में इतने नेता हैं कि हम, और ये सभी, इन सभी की पर्सनालिटी, इन सभी का ज्ञान, इन सभी की जो ताकत है, अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मोदी जी से कहीं ज़्यादा ऊपर। लेकिन एक संगठन ने सिर्फ एक झूठा ऑरा बना के एक आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सीखने की बात है। यही बुनियादी बात है। यही आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि हर एक पार्टी में ऊंचे ऊंचे सलाहकारों के रूप में, ऊपर ऊपर सलाहकारों के रूप में अपने आदमी घुसा दिए हैं। वो इन संगठनों को, इन पार्टी के संगठनों को कमज़ोर कर रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग सच्चे प्रेम रखते हैं अपने नेताओं से, उनको आगे नहीं आने दे रहे। ये जो राहुल गांधी जी के लिए भी और दूसरे लीडर्स के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट होते हैं, वो उनके नीचे के कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि लीडर, टॉप लीडर खतरे में आता है या उसको कोई ज़रूरत महसूस करते हैं। लेकिन जो ये सलाहकार हैं, उस मोमेंटम को किसी ना किसी तरीके से फिजल आउट करते हैं। इसी काम के लिए उनको प्लांट किया गया है। इस पे भी हमारी पार्टीज़ के जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिहार का एग्जाम्पल, अभी मैं बिहार शरीफ होकर आया हूँ, जो नीतीश कुमार जी जैसे बड़े व्यक्तित्व को फंसाने के लिए कितनी बड़ी साजिश हो रही थी, वो जाके थोड़ी सी मैंने कम कराई है। अब जो असली आतंकवादी हैं, बजरंग दल, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और ये पक्का पता लगेगा कि ये साजिश जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर से हुई थी, नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को कमज़ोर करने का। वहाँ का केस आप लड़ रहे हैं, मतलब बिहार शरीफ का? जी, तो पूरा भरोसा रखें, मैं बजरंग दल की, मैं आरएसएस की, मैं विश्व हिंदू परिषद की, मैं बीजेपी की, मैं अमित शाह साहब की इस साजिश को, नीतीश कुमार जी की को कमज़ोर करने के लिए जो साजिश की थी, उसको बेनकाब करूँगा। लेकिन सर, आप जिस तरीके से भाजपा सरकार को लेकर जो बातें बता रहे थे, उसमें जो नरेंद्र मोदी है, ऐसा भाजपा ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, या लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं? ऐसा आपको लगता है कि नहीं? या जो जीतते हैं वो हर साल, तीसरी बार अमित शाह ने बोल दिया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से 300 के पार सीट ला के प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या ये घमंड है या फिर उनका? नहीं, अमित शाह जी हैं, वो कहते ही हैं कि प्रधानमंत्री को मैंने ही बनाया है सब कुछ, तो वो कह सकते हैं, ये उनका आउटलुक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जिस नेता को आर्टिफिशियली प्रोजेक्ट किया गया, जिसके लिए विदेशों तक में जाके पैसे खर्च करके भीड़ लाई गई है, एक आर्टिफिशियल ऑरा क्रिएट किया गया, उस नेता को खड़े रखने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसकी सभी कमियों को ढांकने के लिए जो सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्रिमिनल मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, उसको एक तरीके से अपने पंजे में कर लिया है। उसको नेता बनाए रखने के लिए, उसकी छवि को नुकसान ना पहुँचे, देश के हर एक संस्थान को प्रेशर में लिया जा रहा है। ये सब गुंडागर्दी तो है। देश की ऑपोजिशन पार्टियों को एक के बाद एक हमला करके ईडी सीबीआई से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब मोदी जी को बचाए रखने के लिए और उनकी छवि को बचाए रखने के लिए तो हो रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र जो पाकिस्तान और चाइना हमारे देश के साथ इस वक्त अन्याय कर रहे हैं, उसको पूरे देश से छुपा के रखने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो क्या है? वो भी तो यही है कि इनकी छवि खराब ना हो। 2000 किलोमीटर चाइना हमारी ज़मीन खा गया। कोई और प्रधानमंत्री जिसको शर्म आती तो कम से कम इस्तीफ़ा दे देता, कहता कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा काबिल है, ये जो मैंने गलतियां की हैं, ये व्यक्ति मेरी पार्टी का, चाहे बीजेपी दूसरे किसी को बना दे, ये इस बात को संभालेगा। लेकिन नहीं, इन्होंने एक आर्टिफिशियल छवि तैयार की है। इन्होंने अपने स्वयं के नेताओं को गद्दारी की है, धोखा दिया है, चाहे वो अडवाणी साहब हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे यशवंत सिन्हा हों। लंबी फहरिस्त है। जो अपने राजनीतिक गुरुओं के ना हुए, वो देश के क्या होंगे? जिनको बनाया, उनके ही खिलाफ जिस थाली में खाया,
उनके साथ ही धोखा किया। आज गांधीनगर, कौन गांधीनगर से जीत के आता था? आडवाणी जी। आज एक आडवाणी जी और एक अमित शाह, तो ये स्तर पहुंच गया है। तो ये समझने की बात है, ये लोग सीधे सीधे जेठमलानी जी के जो भाषा में चीटर हैं। मोदी जी के बारे में भी चीटर बोलते थे वो, और अमित शाह जी के बारे में भी चीटर बोलते थे। तो सर क्या लगता है आपको, मामला यही है भाजपा वर्सेस कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, उसने घोषणा भी कर दी। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साइड कर सकती है? क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, गोवा में, उसके बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो क्या लग रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यही है कि मैं विपक्ष में मैं रहूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? अरविंद केजरीवाल अपने आप को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में चुनौती देना चाहते हैं। क्या लग रहा है ये सब? देखिए, ये बात शुरू ही करना मोदी जी और आरएसएस की मदद करना। मैंने आपको कहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें लीडर ऑफ द हाउस, जब जो ग्रुप होता है जो इलेक्शन लड़ता है एक ग्रुप के तौर पे या भले ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे, वो अपना सदन का नेता चुनता है। उससे पहले ये बहस में पढ़ना और ये कहना कि जो कांग्रेस है, जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, ये कहना ही मोदी जी को मजबूत करने जैसा है। ऐसा कोई बात ही नहीं करनी है। हमारा सबका टारगेट एक है कि मोदी जी, अमित शाह जी और भागवत जी ये मिलके पूरा देश लूट के अडानी जी जैसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं। इनको रोकना है। ये भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये भारत की धरती को चाइना को देने के बाद भी कुछ नहीं करना चाहते। ये चाइना को ट्रेड डेफिसिट, अपना देश का सारा पैसा चाइना को दिलवाने के बाद भी मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन से तब भी ये कुछ नहीं करना चाहते। इनको हटाना है। इनको हटा के जो भी समीकरण आएगा वो देश को इससे ज़्यादा जो आज स्थिति आ गई है उससे मजबूत ही करेगा, इससे कमज़ोर नहीं होने सर देगा। आखिरी सवाल है, 24 का चुनाव क्योंकि अगले साल होने वाला है और कुछ ही महीने रह गए हैं, तो क्या लग रहा है, एक तरफ है नरेंद्र मोदी जिनको तमाम भाजपा के नेता बोलते हैं एक मजबूत नेता के रूप में उन्हें देखते हैं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में कई चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब तैयार है मैदान में, तो क्या लग रहा है कुछ कोई जनता किससे कनेक्ट कर पाएगी ज़्यादा? जनता डेमोक्रेसी को समझती है। इससे पहले भी जनता ने ऐसे समीकरण जो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं वो बनवाए हैं, और वो सरकारें जो मजबूत कोलिशन के साथ होती हैं या जिसमें किसी एक पार्टी को ज़्यादा बड़ा बहुमत नहीं होता, उसमें ज़्यादा चेक और बैलेंस रहते हैं और वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये टाइम ने प्रूव किया है। आज भी इतनी बड़ी 300 की सीटें आने के बाद भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। तो हमारे देश के लोग समझदार हैं, वो चाहते हैं कि कोलिशंस बने ताकि एक दूसरे को लोग करप्शन करने से रोकें। जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, कोई गलत काम अगर कोई कर रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट करें। यूपीए 1 का एग्जाम्पल आप सबके सामने है। तब जो कोलिशन में दूसरे पक्षों की भी सीटें बहुत ज़्यादा थीं तो उस दौरान करप्शन कम हुई। यूपीए 2 में क्योंकि ज़्यादा बहुमत आ गया था कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें करप्शन ज़्यादा हुआ। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा, इनकी बातें आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पे सुनवाई चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।